नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुना जिले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में शनिवार को लाडली बहना योजना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान सीएम चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। वहीं जिले की महिलाओं को संबोधित कर सीएम ने लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान शिवराज कैबिनेट के कई मंत्रीगण भी मौजूद रहे। मंच से सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की कृतियां, मैं तो ये मानता हूं कि जो ये घटना हुई, जो भी व्यक्ति, मैं मानता हूं कि सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। ये किसी धर्म या पार्टी या क्षेत्र का विषय नहीं है। ये आदिवासियों और आदिवासी समाज के सम्मान का विषय है। और केवल आदिवासी समाज नहीं, मैं तो कहता हूं कि मानवता का सम्मान का विषय है। और उसी दिन एनएसए उस व्यक्ति पर डाला गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी दिन उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसी दिन उस पर कार्रवाई हुई थी। और कोई भी इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आमजन हो, चाहे आप या हम। धार जिले के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बाद विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस दौरे को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2008 में सीएम कई घोषणा कर चुके थे, यहां तक कि भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम का भी समापन किया गया, किंतु आज भी घोषणा का पिटारा नहीं खुला है। इसके साथ ही विधायक ग्रेवाल ने कई मुद्दों को लेकर सीएम पर आरोप भी लगाए। देश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की घोषणाएं पूरी करें। आप पहले भी जब सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे, रिंगनोद जलाशय की घोषणा, अंधेरा को तहसील बनाने की घोषणा, 2017 में किसानों को भावांतर देने की घोषणा, और जो सरदारपुर राजगढ़ के नगर परिषद के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हमने ज्ञापन दिया था यहाँ की सीएमओ को हटाने को लेकर के, आज राजगढ़ में खेल स्टेडियम की जमीन का आवंटन नहीं हुआ है, टंटे मामा की प्रतिमा के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ, मांगली भवन के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ। वहीं सरदारपुर में वीर भगत सिंह जी की प्रतिमा के लिए भी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि घोषणा के साए से कब बाहर आएगा सरदारपुर। आप अपनी यहां आ तो रहे, आपका इस क्षेत्र की जनता, किसान जनता सब स्वागत करती है, लेकिन आपकी पूर्व की घोषणाएं पूरी करें मुख्यमंत्री जी। इस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस नेता प्रदर्शन करने में जुटे हैं। वहीं इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि राहुल गांधी को जितना मोदी जी परेशान कर रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही मजबूत होते जा रहे हैं। फूलो देवी ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल ने जो कार्य किया है, आने वाले समय में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। रायपुर में बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संचार विभाग अध्यक्ष सुशीला शुक्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीजेपी भ्रष्टाचारियों की एक राष्ट्रीय संरक्षण संगठन बनकर सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है, उन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ एक दंभोक्ति की। हालांकि प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरी तरीके से झूठ का पिटारा था, जिसके संबंध में डिटेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस
कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी ने और 2 बार आप सबसे चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत जानकारी खंडन किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल एक दंभोक्ति किया और इस दंभोक्ति को प्रधानमंत्री जी लगातार जहां जहां जाते हैं, विशेष तौर पे चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री जी दंभोक्ति को करते हैं कि नरेंद्र मोदी है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, यदि नीयत साफ हो तो निश्चित तौर पर दंभोक्ति स्वागत योग्य है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दंभोक्ति पूरी तरीके से खोखली और निर्मूल है। बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर संभाग के समस्त विधायक और सांसद दीपक बैज के निवास का घेराव किया। इससे पूर्व सर्व आदिवासी समाज ने 5 सूत्रीय मांगों को पर 21 जून 2023 को मुख्यमंत्री के नाम जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें 15 दिन के अंदर मांगों के संदर्भ में समाज को अवगत किया जाना था। लेकिन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने पर नाराज आदिवासी समाज ने विधायक और सांसद निवास का घेराव किया। वहीं विधायक के खिलाफ आक्रोशित आदिवासी युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो आज जो विधायक निवास घेराव था, जो 21 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे स्थानीय भर्ती बहाल करने के, पेशा नियम संशोधन और भू राजस्व संहिता 165(6)(1)(2) पे संशोधन की बात की, लेकिन अभी तक समाज के पास शासन प्रशासन कोई लेटर ना कोई जानकारी नहीं दिए। इसलिए आज हम लोग को मजबूरन विधायक निवास सांसद निवास घेराव करना पड़ रहा है। तो अभी हम जगदलपुर विधायक निवास घेराव करने आए तो विधायक जी मिले नहीं, तो वही हम लोग बात इनके पास रखने आए थे। जो हम लोग लेटर दिए थे उस पे आप विधानसभा में क्या बात रख रहे हैं, तो अगर बात नहीं रखते हैं और जिस तरीके से हमारी मांग है उस पे बात विधायक लोग नहीं रखते हैं, तो फिर अभी आगे चुनाव है कि समाज उस पे भी देखेगा कि आगे और क्या करना है। ऐतिहासिक पुरातत्व धार्मिक जनास्था का प्रतीक भैरवदेव मंदिर में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा पदयात्रा कर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सावन महीने के पहले सोमवार को भैरवदेव पदयात्रा तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कवर्धा के प्राचीन बूढ़ा महादेव मंदिर से भैरवदेव मंदिर तक होने वाली पदयात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। कवर्धा में भैरवदेव मंदिर में सावन मास में जब पहला सोमवार होता है, तो जो हमारे कवर्धा जिले का एक प्रमुख मंदिर है बूढ़ा महादेव मंदिर, वहां से पदयात्रा हजारों श्रद्धालु पदयात्रा प्रारंभ करते हैं और भैरवदेव मंदिर तक जाते हैं। और ये बहुत उत्साह के साथ और धार्मिक रिवाज के साथ इस कार्यक्रम को किया जाता है। और इसमें पूरा जिला सारे श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। भैरवदेव मंदिर के आसपास ठहरने की व्यवस्था है। वहाँ पर जो भी कांवड़िया, काफी विशाल मात्रा में कांवड़िया भी आते हैं प्रदेश के अंदर से भी और प्रदेश के बाहर से भी, तो उनके रुकने के लिए और उनके स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना है उसके लिए जगह जगह शिविर भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश में यात्री बसों और स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगाने की तैयारी है। पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगने के साथ ही हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में जीपीएस सिस्टम बनाया गया है। बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल पल की जानकारी मिलेगी। कवर्धा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर राफ्टे का गोरेला
पेंड्रा मरवाही और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर का जिला बालोद से जिला कबीरधाम स्थानांतरण होने पर पुलिस लाइन स्थित फोर्स एकेडमी परिसर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे पुलिस विभाग में 17 वर्ष 7 महीने की सेवाएं दे चुकी हैं, जिससे जिले के सभी कर्मचारियों में उनके प्रति बड़े ही सम्मान की भावना रही। साथ ही इनके सरल स्वभाव से आम नागरिकों में भी आदर की भावना थी। विदाई समारोह के दौरान रावटे द्वारा किए गए कार्यों की सभी कर्मचारियों ने जमकर सराहना की। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंटकर मनीषा ठाकुर रावटे को नवीन पद स्थापना के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही नवागंतुक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर को भी पुष्पगुच्छ भेंटकर कबीरधाम जिले में स्वागत अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय बीजेपी महिला मोर्चा सदस्य उषा वाजपेयी 4 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंची। दौरे के अंतिम दिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गौरवशाली 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। मोदी सरकार ने देश को विकास की दौड़ में अग्रणी बनाने के साथ ही आमजन के लिए अनेक जन उपयोगी योजनाओं को सफल क्रियान्वयन किया है और आज देश के लगभग प्रत्येक परिवार को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिल रहा है। खबर गरियाबंद से है, जहां अपहरण और धर्मांतरण के मामले में सर्व समाज ने छुरा थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि ये मामला बीते 5 जुलाई का है, जहां मध्यरात्रि हिंदू लड़की को अल्पसंख्यक वर्ग के लड़के और उसके सहयोगी ने मिलकर अपहरण कर लिया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शिकायत के बाद भी अभी तक हिंदू लड़की का पता पुलिस को नहीं लगा पाई है। वहीं आपको बता दें कि जिसके विरोध में सर्व हिंदू समाज ने धर्मांतरण के इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन विकास खंड बंद करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन को पत्र सौंपा है। हमारी हिंदू लड़की, हिंदू परिवार की लड़की, यादव यहाँ की लड़की पिछले 3 दिन से लापता है। पता चला है कि भाटापारा से गाड़ी लाकर उस लड़की का अपहरण किया गया है और साथ ही साथ धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये हमें महसूस हो रहा है कि यह लव जिहाद का मामला है और पिछले 3 दिनों से अभी तक उस अपहरणकर्ता के परिजन को अरेस्ट नहीं किया गया है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपहरणकर्ताओं को बचाने में लगी हुई है। क्या है, 3 दिन पहले यादव जो पत्रकार है हनुमान का, उनकी लड़की को एक कमसिंगी का एक लड़का है ना, वो भगा के ले गया है। उस सिलसिले में अपराध दर्ज किया, उनके पिताजी अपराध दर्ज करवाए थे और अभी तक 3 दिन हुआ कार्रवाई नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में आज पूरे समाज, नगर मुख्यालय के पूरे समाज के सब गणमान्य नागरिक लोग एक बैठक करके थाना में ज्ञापन दिए हैं और यदि उसमें कुछ प्रकार की कार्रवाई नहीं होती तो कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ा पुस्ताकर मुसलमान समुदाय के सज्जाद अली में ले गया है और इसकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हो चुका है और 4 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। और दूसरा चीज़ कि मेरे लड़की वहाँ से एफिडेविट करवाई है तो उसमें ये लिखी है कि ज़बरदस्ती करवा के कि मैं बचपन से इस्माइल धर्म का ये पढ़ती हूँ और मुझे हमारी रोमा यदुल्ला कहकर रोमा बेगम किया जाए। अब खबर कोरबा से है, जहां चूरी छोरा घाट मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय सुशांत अपने रिश्तेदार के घर बिलासपुर आया था, जहां टैंकर की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों, विद्यार्थियों सहित सभी निर्वाचनों में मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। वहीं इस दौरान रैली का भी आयोजन किया गया।
खबर करेरा से है, जहां पुलिस ने एक गाड़ी से 36 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने करीब 9 लाख से अधिक रुपए सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गई है। एक स्कॉर्पियो काले रंग की गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर द्वितीय तरफ से आ रही है। उक्त वाहन के संबंध में मसावरी तराई पर चेकिंग लगाई गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल आगे चल रही थी जो रोड क्लियर कर रही थी, उसको पकड़ा गया। उसके जस्ट पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको पकड़ा गया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 आरोपी बैठे थे। उसके अंदर चेक किया गया, उसमें 36 पेटी देसी प्लेन शराब मिल रही थी। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को जब्त किया गया है, मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। आरोपियों को धारा 34 को तहत कार्रवाई की गई है। करीब 10 लाख का माल बरामद किया गया है। तो पूर्व में भी इन पर कोई अपराध दर्ज है जो पकड़े हैं? आरोपियों के संबंध में, चूंकि वो आरोपी दतिया जिले के रहने वाले हैं, इस संबंध में दतिया जिले से इनके अपराध रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जैसे अपराध प्राप्त होगा वैसे आप इसके संबंध में आपको सूचित किया जाएगा। दारू सर कहाँ से आ रही थी? भरने दतिया जिले से दारू ला रहे थे। जबरदस्ती आएगा चीज है। हर आपदा में अवसर तलाशती है, ये भारतीय नारी है, हर परिस्थिति में जीना जानती है। नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वाभिमान। आज हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाएंगे जो लाडली बहना से सम्मानित है। लाडली बहना का जो फायदा इनको मिल रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना किन किन को मिली है, उस राशि का इन्होंने क्या किया है, किस तरह सदुपयोग किया है, उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये लाडली बहनें हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो लाडली बहना योजना है, जिनके खाते में 1000 रुपए आए हैं। अब इनसे जानते हैं कि आखिर उस राशि का इन्होंने किस तरह उपयोग किया और आने वाले भविष्य में क्या इनकी योजनाएं हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय नारी हमेशा संरक्षण में विश्वास रखती है, एक एक पैसे को सहेज के रखती है, अपने परिवार को आपातकाल स्थिति से बचाने के लिए सहेजती है। तो आखिर जब पैसा सरकार का हो तो क्यों ना भला हम भविष्य की योजनाएं तय करें। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको 1000 रुपए जो सरकार दे रही है वो मिला है आपको? हाँ मिला ना, मिला था। पति की तबीयत खराब थी तो अस्पताल में जमा किए। अस्पताल में जमा किए? हाँ। और अगली बार, चूंकि इस बार जो पैसा मिला है आपने पति की तबीयत खराब थी जमा किए, तो कैसा लग रहा है कि सरकार का पैसा हम अपने पति के इलाज में नहीं, अच्छा लग रहा है और अच्छा होगा और अच्छा करते हैं। आने वाले जब अगली बार आएगा तो इसकी कोई योजना है कि आगे कहाँ खर्च करेंगे? अच्छा भविष्य सुधरेगा, इस हिसाब से आएगा तो सभी का सुधरेगा, वो सभी का मिलेगा और सभी काम में ही आए। फिर इलाज में ही लगाए ना, थे तो लगा दिए, नहीं होते तो कहाँ से लगाते। कैसा लगा आपके अकाउंट में आपका पैसा आया? अच्छा लगा। तो बच्चे के एडमिशन करवाए, उसमें 3 बच्चे, तीनों में लगाएंगे अपन तो। हाँ, वो तीनों को पढ़ाएंगे अपन। पढ़ाई इजी हो गई बच्चों की? हाँ, तो करवाना तो पड़ेगा मैम। मतलब ये राशि से बहुत सहयोग लगाना अपन को अच्छा लगा। जागरूकता शिविर के द्वारा मैंने जानकारियां भी दी है। इसी तरह मैंने लाडली बहन के बारे में भी सारी लेडीजों को जानकारियां दी और फॉर्म भरवाने में उनका सहयोग किया है। उसमें लेडीजों से मैंने पूछा 1000 रुपया मिला तो तुम्हें कैसा लगा। वो बहुत खुश थी। कुछ लेडीज तो ऐसी थी कि मुझे खुद आकर बता रही है कि मैडम जी हमारे अकाउंट में पैसे आए, हम निकाल कर लाए। तो कुछ हमारी बचत थी, उससे मिलाकर हमने घर में मिक्सर खरीद लिया। कुछ लेडीज बोलती कि मेरे पैर में चप्पल नहीं थी तो मैं चप्पल पहन के आई हूँ। कुछ बोलती है कि आज हम बैग खरीद के लाएंगे पैसा निकाल कर। इसी तरीके से अपने अपने जो उपयोग में आने वाली चीजें थी और उनके काम रुकते थे उसमें उन्होंने खर्च किए और मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने इस तरह से। एक वाकई एक जब मध्यम वर्गीय एक परिवार की जब महिला होती है, बहुत सारे सपने होते हैं और हम परिवार की जरूरतों में अपने सपनों को दफन कर देते हैं। लेकिन जब बात सरकार की हो, अगर सरकार स्वाभिमान के तहत किसी महिला को सम्मान निधि देती है तो महिलाएं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक सपना संजो लेती हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये गांव है और एक ये अम्मा है, ये यहाँ पर एक साड़ी की दुकान चलाती हैं। 80 साल की हूँ। 80 साल की है, लेकिन आप दुकान चलाती हैं घर में? हाँ, दुकान चलाती है। कितने सालों से साड़ी की दुकान? मेरी साड़ी की दुकान है कि
30 साल से। 30 साल से? हाँ। तो आपको अभी 1000 रुपए आएगा तो आप उसका क्या करेंगे? तो मैं साड़ी ला के बेचूंगी और क्या करूंगी, हाट लगाऊंगी। हाट में लगाएंगे, मतलब ज्यादा माल ले आऊंगी। कैसा लग रहा है जो 1000 रुपए? अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि बाकी दादी को जो अभी मिल रहा है पैसा, वो भी यही खर्च करती हैं और चूंकि इन्होंने अभी फॉर्म भरा है, नेक्स्ट मंथ से अगर इनका पैसा आता है तो ये पूरा पैसा साड़ियों की दुकान में लगाएंगी और उसी से अपना घर, एक जो कहते हैं कि सम्मान के साथ अगर सरकार कोई पैसा देती है तो उसको सम्मान के साथ दी हुई राशि को स्वाभिमान में कैसे बदलना है, ये एक भारतीय स्त्री या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना को ही पता है। यहाँ ज्यादातर महिलाओं को लाडली बहना योजना का फायदा मिल चुका है। हम आगे गांव में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर लाडली जो यहाँ की बहनें हैं वो अपनी राशि का क्या उपयोग करती हैं। इस वक्त हम गांव में मौजूद हैं और आखिर किसको लाडली बहना योजना का फायदा मिला है और महिलाओं ने भविष्य को लेकर उस राशि को कहां खर्च करने वाली हैं, इसको लेकर उनसे बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है एक भाभी हैं। और आपको पैसा मिला है? हाँ, मिल गया है। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप उस पैसे का क्या करने वाले? क्या करेंगे, खर्च करेंगे क्या? निकाल लिए आपने पैसे? हाँ, निकाल लिए। कहाँ खर्च किए आपने? घर में खर्च करे। हाँ, करता सब्जी बेचते। सब्जी बेचते हो तो अच्छा, आप सब्जी का व्यापार करते हो तो उसमें सब्जी बेचने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस जो आप सब्जी बेचने का काम करते हैं इसमें उस राशि को उपयोग कर सकते हैं? हाँ, माल वाल ला सकते हैं। हाँ, लाते ना सब्जी और क्या। तो कैसा लग रहा है कि आप कैसा लग रहा है जो राशि सरकार ने दिया है, तो कैसा? अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। भारत का इतिहास गवाह है कि घरों का मैनेजमेंट हो या हमारे घर की सत्ता महिलाओं ने ही संभाली है, चाहे दादी हो या माँ हो। इस वक्त चूंकि अब बात लाडली बहना योजना में सरकार द्वारा दिए गए राशि की हो रही है, तो इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि जो लाडली बहना का इनको फायदा मिल रहा है, एक जो कहते हैं भारतीय स्त्री है, भारतीय नारी है, वो सिलाई करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं और एक सम्मान से जीना जानते हैं कि हर एक स्त्री काम करके जो भी उसका हुनर है उसको लाभ का धंधा बना के कैसे परिवार चलाते हैं, और अगर सरकार से कोई मदद मिलती है तो उस राशि को स्वाभिमान में कैसे बदलकर अपने सम्मान से पूरा जीवन। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको जो सरकार लाडली बहना की राशि मिली है? हाँ जी, मिली है। तो उस राशि आपने निकाल ली? जी हाँ। उसका कहाँ उपयोग किया है? जैसे 1000 मम्मी जी के आए और 1000 मेरे, तो मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके थोड़ा सा घर वाले से लेके सामान ले लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें सिलाई विलाई करके गुजारा करते हैं। आपने सिलाई का सामान खरीद लिया? जी हाँ, सिलाई का सामान खरीदा, घर में जो अपने कटनरी का सामान था ये खरीदा। कैसी लग रही है कि घर में 2 लोगों को पैसे आए? बहुत अच्छा लग रहा है। 2000 का सहारा मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। 2000 का सहारा मिलना किसे बोलते हैं, आजकल कोई उधार भी नहीं दे पाता है 2000 रुपए। वाकई एक बड़ी बात है, जैसा इन्होंने कहा कि कोई उधार भी नहीं देता है पैसे। अगर सरकार सहयोग राशि के रूप में, सम्मान निधि के रूप में लाडली बहनों को कुछ राशि देती है जिससे वो अपने घर का गुजर बसर करें या कोई धंधा छोटे मोटे व्यापार कर सकें, जिससे उनके परिवार में आत्मसम्मान से जी सकें, आर्थिक स्थिति उनकी सुधरे। आंटी, आपको पैसा मिल गया? हाँ, मिली है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गरीब घर में बहुत सहाय हो रही हो। छोटी मोटी दुकान हो जाएगी, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, और कोई धंधा तो है नहीं अपने पास में, और मिलेगा तो और काफी मदद होगी और अच्छा बढ़ाएंगे आप उसमें। हाँ। इनको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिलना, इसको लाडली योजना का है फायदा। बड़ी वाली गुड़िया को मेरी को है लाडली लक्ष्मी योजना का, और इसको बहुत अच्छा, इसकी भी मतलब 2-3 FD भी आ गई है, लेकिन अभी जैसे 5th-8th क्लास में आएगी ना तो इसको मिलेंगे। तो जैसा कि सरकार की योजना जो लाडली लक्ष्मी है उसकी लाभांश इनकी बड़ी बेटी उनको लाभ मिल रहा है। अब चूंकि लाडली बहना योजना जिसमें सरकार जो लाडली बहनों को जो राशि दे रही है तो वो अपने सम्मान से अपने काम में पैसा लगा रही है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राशि क्या होती है, इनसे कोई सीखे। घर खर्चे में हो रही, किराए खर्चे में हो रही, या दुकान में या दवाई गोली में, बच्चों के इलाज में, किसी चीज में भी 2000 रुपए का हमें बहुत सहारा मिला।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।